तो गाइस जे.एंड.के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हम रिसेंटली सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे थे। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा, जिसकी वेटेज जो है ये 30 मार्क्स की है। तो गाइस 30 मार्क्स की वेटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है 120 नंबर का जो एग्जाम होता है उसमें। तो गाइस इस वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, उससे भी पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऑडिट वर्ड है, ऑडिट का क्या मतलब है, कि ये जो ऑडिट वर्ड है इसका डिक्शनरी मीनिंग या लिटरल मीनिंग क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बेसिक प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑडिट्स कितने प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि किन बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखने के लिए या ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये किसने प्रेस्क्राइब किए हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो गाइस पूरा कंसेप्ट देखने के बाद हम एट द एंड क्या देखेंगे, कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, ताकि एग्जाम में जब ये एमसीक्यू आपके सामने आए तो आप विद फुल कॉन्फिडेंस इनको हैंडल करें और एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर लें। तो गाइस इससे पहले कि हम इस टॉपिक की तरफ मूव करें, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हमारे ये टोटल आपको 15 तक जो है ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको जो 8th वाला टॉपिक है कैश बुक, इसके साथ ही फाइनेंशियल ऑडिट देखने को मिलेगा। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको 2 से लेके 3 क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये जो आपका कैश बुक और फाइनेंशियल ऑडिट है इन दोनों में से। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं 2 से 3 क्वेश्चन एक आपकी सिलेक्शन को सेलेक्ट करने में या एक सिलेक्शन को कंफर्म करने में। तो गाइस देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑडिट क्या होता है। तो गाइस अगर आप डिक्शनरी में इसको सर्च करते हैं तो ऑडिट का मतलब होता है, ऑडिट का मतलब होता है एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स। कि ऑफिशियल ऑफिशियल होता है जिसको आप लेजिटिमेट कहते हैं, लेजिटिमेट यानी वो सरकार भी करवा सकती है, या ये लेजिटिमेट है, ये जरूरी ही जरूरी है, ये होनी ही होनी है। क्योंकि अगर आप मानिए आप अपने घर से बाहर कहीं बैठे हुए हैं, आप पर्टिकुलरली जम्मू और कश्मीर से हैं, आप जाकर दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलोर में बैठे हुए हैं, तो क्या होता है आपके पेरेंट्स आपको घर से जो है पैसा भेजते रहते हैं, आप जितना मांगते हैं उतना भेजते रहते हैं। आप बोलते हैं मुझे ये चीज परचेज करनी है, वो पैसा भेजते हैं। आप बाद में बोलते हैं मुझे ये चीज परचेज करनी है, वो भेजते हैं। आप बोलते हैं ये करनी है। तो एट द एंड क्या होता है कि जब ये सारा पैसा आप लेते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं या आप अपने घर में जाते हैं तो पूछते हैं बेटा या बेटी आपने ये पैसा भी लिया था इस काम के लिए, ये भी लिया था, ये भी लिया था, तो बताओ ये चीजें कहाँ पे हैं। और फिर वो देखते हैं कि जितना कैश लिया हुआ है क्या उतना ये प्रोडक्ट भी है या क्या है। तो गाइस इसी प्रकार से जब भी किसी मिसमैच को दूर करने की कोशिश की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ऑडिट किया कहा जाता है। ऑडिट का क्या मतलब होता है, कि ऑफिशियल इंस्पेक्शन होती है, ऑफिशियल आप इंक्वायरी करते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में कि क्या इसने जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो ट्रू हैं या वो फॉल्स हैं, क्या जो इसने इंफॉर्मेशन इन स्टेटमेंट्स में दी हुई है ये एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है। तो गाइस फाइनेंशियल ऑडिट का एक और मतलब मैं आपको यहां बता दूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए जब भी एक कंपनी है, मानिए यहां पर हमारे पास सी कंपनी है कोई, तो इसमें अलग अलग शेयर होल्डर्स हैं, तो अलग अलग शेयर होल्डर्स हैं। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं इनको प्रॉफिट या लॉस कहां से होगा, इसकी जो भी हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकल के आएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या ये मैनेजमेंट करेक्ट दे रही है, क्या ये इनको मैनिपुलेट कर रही है, क्या इस कंपनी को प्रॉफिट, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा और ये प्रॉफिट को कम शो कर रही है, इसलिए शो कर रही है कि ये जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं इनको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, या ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट या सेल ज्यादा हो रही है और ये प्रॉफिट सेल को कम शो कर रही है कि हमें टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। गाइस इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए कि किसी भी प्रकार का मिसमैच ना हो या मिस स्टेटमेंट, एक प्रकार की इनकरेक्ट स्टेटमेंट कंपनी ना दे, तो ये चेक किया जाता है कि क्या ये डेटा जो कंपनी या कोई भी बिजनेस दे रहा है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। इस मिसमैच को दूर करने के लिए, इस प्रकार की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो काम किया जाता है उसे कहा जाता है ऑडिट। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर ये कंसेप्ट है, इससे डायरेक्ट आपको 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
तो गाइस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ऑडिटिंग क्या होती है। तो फाइनेंशियल ऑडिटिंग क्या है? फाइनेंशियल ऑडिटिंग रेफर्स टू एन अकाउंटिंग प्रोसेस अप्लाइड इन बिजनेस। तो जिस जिस प्रकार से आपका एक बिजनेस चल रहा है यहाँ पर, तो बिजनेस में कितनी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, कौन पैसा कहाँ से खर्च कर रहे हैं, कौन कहाँ कर रहे हैं, इस सब की क्या होती है, इस सब की कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन होती है, अकाउंटिंग होती है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। फाइनेंशियल जो ऑडिटिंग है ये भी एक प्रकार की कैलकुलेशन या अकाउंटिंग है, लेकिन इस कैलकुलेशन जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है, इसको टेस्ट करने के लिए या आप कह सकते हैं कि इसको क्रॉस चेक करने के लिए देखा जाता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन या इन्होंने कैलकुलेशन की हुई है ये ठीक है या गलत है। जिस प्रकार से हम ट्रेडिंग अकाउंट का अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और उसमें क्या हम देखते हैं, उसमें देखते हैं कि लेजर अकाउंट में जो काम हुआ है क्या इसमें कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन गलत तो नहीं है। अगर कोई कैलकुलेशन गलत होती है तो वो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में देखने को मिल जाती है। तो इसी प्रकार से गाइस जो भी अगर कोई आपके इस प्रकार की कैलकुलेशन आपकी उस बिजनेस के रिगार्डिंग आपकी कैलकुलेशन में या जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की हुई हैं उनमें अगर कोई गड़बड़ी है, तो ये आपका जो फाइनेंशियल ऑडिट होगा ये आपको बता देगा कि यहाँ पर इस एंगल से इसमें गड़बड़ी हुई है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है द प्रोसेस इन्वॉल्व्स यूजिंग एन इंडिविजुअल बॉडी फॉर इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फॉर इवेल्युएटिंग तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है फॉर इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल बॉडी लगाते हैं आप इस प्रोसेस में, और वो क्या करती है, वो इवेल्युएट करती है जितनी भी आपकी कंपनी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं या जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उस बिजनेस की, उन सब को इंक्वायर करती है, वो उन सब को इवेल्युएट करती है, उन सब को यहाँ पर वो इंट्रोस्पेक्ट करती है। तो इंट्रोस्पेक्ट का होता है मतलब किसी भी चीज की डीप अंदर तक जाके स्टडी करना, इसको क्या कहते हैं, इसको इंट्रोस्पेक्ट कहते हैं। द अल्टीमेट द अल्टीमेट पर्पज ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज प्रेजेंटिंग एन एक्यूरेट अमाउंट ऑफ द यहां पर आपको कह रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंपनी, कि उस कंपनी में टोटल जो है ट्रांजैक्शंस कितनी हुई है, इन सब का जो है आपको एक्यूरेट आपको डेटा देना है। जिसको भी देना है ये डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, या जो आपने डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है क्या ये डेटा एक्यूरेट है, ये सारी चीजें देखने के लिए क्या किया जाता है, फाइनेंशियल ऑडिट किया जाता है। कह रहा है बिसाइड्स इट इंश्योर्स दैट द अकाउंट्स प्रेजेंटेड टू द पब्लिक एंड शेयर होल्डर्स आर एक्यूरेट एंड जस्टिफाइज। तो ये भी एक प्रकार से इंश्योर करने के लिए किया जाता है कि जो भी अकाउंट्स या जो भी हम बिलिंग या जो भी स्टेटमेंट हम शेयर होल्डर्स या लोगों के सामने पब्लिक के सामने रख रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए और वो जस्टिफाइड होना चाहिए। गाइज यही करता है काम किसका, फाइनेंशियल ऑडिट। तो फाइनेंशियल ऑडिट क्या करता है कि एक बिजनेस ने जितनी भी स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं क्या ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, कहां पर गलत हैं कहां पर नहीं गलत हैं। तो ये सारी चीजें कौन देखता है, ये फाइनेंशियल ऑडिट ही होता है जो ये यहाँ पर किसी भी प्रकार का मिसमैच बताता है। द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट आर यूजफुल फॉर बैंक्स। गाइस किस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार का मिस स्टेटमेंट या मिसमैच निकल के आता है उसे करेक्ट किया जाता है, इससे क्या होता है, ये बैंक्स को बेनिफिट पहुंचाता है। ये शेयर होल्डर्स जितने भी होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस, उनकी क्रेडिबिलिटी जो बिजनेस में है, बिजनेस की जो क्रेडिबिलिटी टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स है वो इंक्रीज होती है। एंड एनी बॉडी एल्स विद एन इंटरेस्ट इन द कंपनी, उस सब को ये फायदा पहुंचाते हैं। कौन फायदा पहुंचाती है, ये आपका फाइनेंशियल ऑडिट पहुंचाती है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है, यहां से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली एक ना एक देखने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं गाइस काफी इंपॉर्टेंट जो है ये है कुछ बेसिक प्रोसीजर्स हैं कि किन किन चीजों के आधार पर या किस फ्रेमवर्क को आप अपना के जो है ये फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं। तो आपको क्या करना है, जनरली 4 की फेजेस आर आउटलाइंड फॉर फाइनेंशियल ऑडिट प्रोसेस, कि आपको जनरली 4 स्टेजों से गुजरना पड़ता है किसी भी कंपनी के अकाउंट्स को जो है उनको ऑडिट करने के लिए पर्टिकुलरली। तो गाइस यहाँ पर एक चीज और भी बता दूं कि ऑडिट जो है ये काफी सारे प्रकार के होते हैं। जैसे सोशल ऑडिट हो गया, आप क्वालिटी का ऑडिट कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी कंपनी में अलग अलग इंप्लॉयज लगाए हुए हैं, किसका
वर्क अच्छा है, किसका नहीं अच्छा है, किसका बेटर है, किसकी सैलरी वर्क के बेस पे कम करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। तो आप क्वालिटी के बेस पे ऑडिट कर सकते हैं, आप सोसाइटी के बेस पे ऑडिट कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट का ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये है फाइनेंशियल ऑडिट की, यानी यहाँ पर हम सिर्फ उसी की बात करेंगे जिस चीज की मॉनिटरी वैल्यू है। तो जिस बिजनेस में जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन ट्रांजैक्शंस की अगर मॉनेटरी वैल्यू है तो वो हमारी यहाँ पर फाइनेंशियल ऑडिट में आ जाएगी। तो इसमें हम जनरली 4 फेजेस देखते हैं, कौन कौन सा है वो। सबसे पहला हमारे पास आ जाएगा प्लानिंग द ऑडिट, कि हमने जब भी ऑडिट करना है या हमारी कंपनी का कोई ऑडिट करेगा तो उसको क्या करना होगा, सबसे पहले प्लान करना होगा कि किस चीज की मुझे ऑडिट करना है। मानिए एक बिजनेस में 15 अकाउंट्स हैं तो उसे कोई रेंडमली हो सकता है वो पूरे अकाउंट्स को ना ऑडिट करे, हो सकता है 2 या 3 अकाउंट्स को उठाए वो। तो उसे ये सेलेक्ट करना होगा, ये प्लान करना होगा कि मुझे कौन सा मेथड अपनाना है और कौन सा अकाउंट जो है उसकी कितने परसेंट एंट्रीज जो है मुझे उठानी है। यानी किसी भी अकाउंट को ऑडिट करने से पहले जो प्लानिंग की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे ये आप कह सकते हैं ये फर्स्ट फेज ऑफ द जो ऑडिटिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट कह रहा जो सेकंड इसका फेज होता है वो होता है डिटरमाइनिंग द वर्किंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, कि जो भी किस प्रकार की जो है आपका जिस कंपनी का आप ऑडिटिंग कर रहे हैं उसमें वर्किंग किस प्रकार की है। क्या उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जिन स्टेटमेंट्स की आप कर रहे हो, ऑडिटिंग कर रहे हो, उनका मेथड कैसा है, ये आपका सेकंड स्टेज आ जाएगा। थर्ड स्टेज में आ जाएगा टेस्टिंग सिग्निफिकेंट असर्शंस अबाउट द डेटा एंड इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस, कि जब आपको ये लगता है कि अब ठीक है ये जो कंपनी है इसने जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हुई है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अब मुझे देखना है। और आप थर्ड स्टेप पे क्या करते हो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग आप कंपनी से एविडेंसेस मांगते हो। आप यहाँ पर देखते हो कि एक एंट्री मानिए कोई 5 लाख की हुई है तो आप बोलते हो ये 5 लाख की जो एंट्री है ये कहाँ से हुई है, ये कहाँ से आया है, इसका कोई एविडेंस मुझे दो। तो गाइस जब अलग अलग एविडेंसेस को इकट्ठा करके इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो है ये मिलाया जाता है तो ये आपका थर्ड आ जाएगा। और इसमें आप ये भी चेक करते हो कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन जिन बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर होनी चाहिए थी क्या उनके साथ ये कंप्लाई कर रही है। तो यहाँ पर आप कंप्लायंस का प्रिंसिपल भी देखते हो। तो गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जब हम पूरी कर लेते हैं अपनी प्रोसेस तो उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि जब भी हमें किसी बिजनेस की ऑडिटिंग करनी होती है तो ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी मर्जी से उसको पूछेंगे कि ये तूने कहाँ से किया, ये क्यों किया। तो भाई ये सारी जो चीजें हैं हमें कहीं ना कहीं से ऑर्डर मिला होता है या किसी ना किसी अथॉरिटी से, क्योंकि मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है ये एक प्रकार का ऑफिशियल, ये आपका जो है ये आपका एक प्रकार का ऑफिशियल ऑडिट होता है। तो ऑफिशियल ऑडिट का मतलब है कि आप किसी के अकाउंट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई लीगल अथॉरिटी है। तो जो जिस लीगल अथॉरिटी ने आपको भेजा है कि आप इस प्रकार का ऑडिट करिए, फाइनेंशियल ऑडिट करिए, तो उसको आपने रिपोर्ट भी देनी है। तो ये फोर्थ इंपॉर्टेंट आपका फेज आ जाएगा, यहाँ पर आप रिपोर्टिंग करते हैं। तो गाइस थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इनको। तो क्या है प्लानिंग होता है, प्लानिंग होता है द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट begins with the plan that involves the method of collecting data to form an opinion about the organization or company's financial status। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि मुझे कौन सा यहाँ पर मेथड लेना है कि जिससे मैं डेटे को कलेक्ट करूं और उसके बाद मैं अपनी ओपिनियन को फॉर्म करूंगा और उसके बाद जो है मैं क्या क्या क्वेश्चंस या किस प्रकार की ट्रांजैक्शंस की यहाँ इंक्वायरी करूंगा। ये सारी चीजें आपकी प्लानिंग स्टेप में आएंगी। A way is planned to collect a sample reflecting a point in the time of the life of the company or organization. The financial transactions and documents are then looked at। तो इस काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको देखना होगा कि क्या कह रहा है कि a way is planned to collect a sample रिफ्लेक्टिंग अ पॉइंट इन टाइम, कि आपको जो भी वहां पर करना है ये पर्टिकुलर एक पॉइंट इन टाइम, यानी ऐसा नहीं है कि बिजनेस अगर आपका 50 साल से खुला हुआ है तो आप 50 साल की ऑडिटिंग शुरू कर देंगे। आप क्या करते हैं एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का आपको ऑडिट करना होता है और ये सारी आपको पहले से ही प्लान करना होता है कि मुझे किस चीज का जो है ये यहाँ पर करना है। तो गाइस क्या कह रहा है, इट इज नोट वर्थी that the sample would show
that the sample should show the compliance with the GAAP। तो गाइस यहां से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। GAAP का क्या फुल फॉर्म होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्या है ये? यूएस के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि किस प्रकार से यूएस का एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर कमीशन है। तो उस कमीशन ने जो जितने भी प्रिंसिपल्स या जितने भी स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब किए हुए हैं, तो गाइस मैक्सिमम जो ऑडिटिंग का काम है ये उन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पे किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर आपको जब भी प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग में आपको ये भी देखना है कि जो भी मैं काम करूंगा वो GAAP के कंप्लायंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी मेरा जो काम है वो भी इसके अंडर होना चाहिए और जो काम अगले ने किया है मैं उसको भी यहाँ पर इसी के अंडर देखूंगा। तो गाइस ये रहा आपका प्लानिंग का पार्ट। उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर आप गाइस करते हैं वहां से इंटरनल कंट्रोल्स। तो इंटरनल कंट्रोल्स का क्या मतलब होता है? द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स गिविंग अ लुक एट द इंटरनल कंट्रोल्स। कि आप क्या करते हैं, आपने प्लानिंग कर ली, अब आप क्या कर रहे हैं, आप जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स हैं उस बिजनेस के, यानी जिन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं प्रिपेयर की हुई हैं, आप उनसे क्या करते हैं, आप उनसे इन्फो मांगते हैं, आप उनसे सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद जितने भी आपको रिकॉर्ड्स मिलते हैं आप उनको क्लोजली देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एंड वॉचेस फाइनेंशियल प्रोसीजर्स इन एक्शन। कि आप देखते हैं कि जितने भी फाइनेंशियल प्रोसीजर्स या ट्रांजैक्शंस करते वक्त इन्होंने क्या क्या एक्शन किए हैं, ये सारी चीजें आप देखते हैं। तो गाइस अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक ऑडिटर कभी भी आपका जो है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अच्छा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये नहीं बता सकता कि क्या यहाँ पर जितने फंड्स आए थे उनका सही इस्तेमाल हुआ है या सही इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्या ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली फॉर्म की गई हैं या नहीं की गई हैं। तो इन सब को करने के लिए आपको क्या करना है कि जो इंटरनल कंट्रोल है किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का, वहां से इंफॉर्मेशन लेनी है। इंफॉर्मेशन में अगर आपको जरा सा भी डाउट लगता है तो उसके एविडेंसेस आप ले सकते हैं। एविडेंसेस को उस डेटे के साथ मैच करके आपको देखना है कि क्या ये करेक्ट है या ये आपका इनकरेक्ट है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। तो देखिए अब आपको जो है डेटा भी मिल गया है, जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल गई है। आप क्या करते हैं, आप टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग इंप्लाइज चेकिंग वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स आर वर्किंग और नॉट। फिर आप क्या देखते हैं कि ये जो आपके पास डेटा प्रोवाइड किया गया है, क्या ये डेटा जो है एक्यूरेटली मेंटेन किया गया है, क्या ये जो लोग काम कर रहे हैं इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ये एक्यूरेटली काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यहां से भी आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या ये जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनका ऑडिट कर रहा हूं ये करेक्ट बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। एन ऑडिटर रिक्वेस्ट मोर इन्फो। तो यहां पर अगर उसे ऑडिटर को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी लगती है तो यहां पर वो क्या कर सकता है, यहां पर वो और इंफॉर्मेशन ले सकता है। रिटर्न्स टू द कंपनी फॉर मोर इंस्पेक्शंस। वो कुछ चीजें कंपनी में जाकर और भी कर सकता है, यानी आप कह सकते हैं एक प्रकार की अगर उसे फिजिकली वहां पर कंपनी में जाना पड़े, बिजनेस में जाना पड़े तो भी वो वहां पर जाएगा। एंड वॉच इज हाउ फाइनेंशियल प्रोसीजर्स आर बीइंग परफॉर्म्ड। और वो ये भी देखता है कि किस प्रकार से जो फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हैं जो मैंने आपको बताया कि GAAP के अकॉर्डिंगली होने चाहिए, वो देखेगा कि क्या उनके साथ इसका किस प्रकार का कंप्लायंस हुआ है। गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है इफ द एविडेंस डेमोन्स्ट्रेट्स GAAP कंप्लायंस। अगर आप उसको सारे जो एविडेंसेस मिलते हैं कि जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं ये बिल्कुल ही हमारा GAAP इसके अकॉर्डिंगली हुई हैं, ये इसके कंप्लाइड में हुई हैं, तो ऑडिटर क्या होता है, डिटरमाइंस दैट द कंपनी सक्सेसफुली पासिस एंड प्रेजेंट्स द एंड प्रिवेंट्स द एरर्स। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारा ऑडिटर होगा वो क्या करता है, कंपनी को पास करता है और उसके बाद उसे उसे अनक्वालिफाइड कर देता है, अनक्वालिफाइड। तो गाइस यहां से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अनक्वालिफाइड का क्या मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के डाउट या किसी भी प्रकार के मिसमैच को वो क्वालिफाई नहीं करती, यानी उसका जितना भी सारा डेटा होता है वो आपका करेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर फाइनेंशियल ऑडिट में एक कंपनी के लिए फेवरेबल पोजीशन कौन सी होती है, अनक्वालिफाइड होती है, क्वालिफाइड होती है, डिस्क्लेमर होती है या कौन सी होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनक्वालिफाइड। क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ।
तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपने अब क्या किया, प्लानिंग भी किया, आपने अलग अलग सोर्सेज कंपनी से मंगवा लिए, उसके बाद आपने यहाँ पर टेस्टिंग भी की। अब आपको क्या करना है, फाइनल स्टेज पे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो होती है ये क्या होती है, ये आप ऑफिशियल इंस्पेक्शन करते हैं। तो ऑफिशियल इंस्पेक्शन का मतलब कि आपको पर्टिकुलरली जो है वो एक प्रकार का आप कह सकते हैं आपके पास अथॉरिटी होती है, और वो अथॉरिटी जो लोग आपको देते हैं, आपको क्या करना है, आपको रिपोर्ट वहां पर प्रेजेंट करनी है। तो रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है। क्या कह रहा, द फाइनल स्टेप इन फाइनेंशियल ऑडिट इन्वॉल्व्स गिविंग अ कंक्लूजन ऑन हाउ द कंपनी एडहियर्स टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो फाइनली आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, उनको ये कंपनी किस प्रकार से एडहियर करती है, किस प्रकार से कंप्लाई कर रही है। द ऑडिट फ्रॉम अ सीपीए, तो गाइस सीपीए की डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो ये कौन होता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यानी इसको आप इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आउटसाइडर होता है, उस बिजनेस से अमूमन जो है लिंक नहीं करता है। ये क्या करता है, गिव्स द ऑर्गेनाइजेशन एन अनक्वालिफाइड अप्रूवल, अ क्वालिफाइड अप्रूवल, अ डिस्क्लेमर आर एन एडवर्स फाइंडिंग। तो भाई यहां पर ये क्या करता है कि जो सीपीए होता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, या जो भी ऑडिटर होता है, वो कंपनी को अलग अलग जब रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, या तो वो अनक्वालिफाइड अप्रूवल देगा कि अनक्वालिफाइड की किसी भी प्रकार का यहाँ पर मिसमैच जो है इसके अकाउंट्स में नहीं हुआ है, ये कंपनी के लिए बेस्ट होता है, सबसे अच्छा। या अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो यहाँ पर ये क्वालिफाइड अप्रूवल में देता है, या किसी और प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसे डिस्क्लेमर में देगा, या वो कंपनी के खिलाफ कुछ ना कुछ अगर वो एडवर्स देखता है तो वो इस एडवर्स फाइंडिंग को भी इंक्लूड करेगा। गाइस कहाँ करेगा, ये रिपोर्टिंग में इंक्लूड करके ये किसको भेजेगा, जो हमारी जो अथॉरिटी होगी, जो हायर अथॉरिटी होगी, उस तक ये पहुंचाएगा। तो गाइस क्या कह रहा था, अनक्वालिफाइड अप्रूवल is considered as the best result and adverse finding is considered to be the worst result। तो गाइस यहाँ पर क्या है कि आपका जो ऑडिटर है वो आपको अगर अनक्वालिफाइड अप्रूवल देता है तो ये आपकी कंपनी के लिए सबसे अच्छा है, और अगर वो किसी प्रकार की एडवर्स फाइंडिंग आपको दे देता है, आपके कंपनी के खिलाफ कुछ लिख देता है, तो आपकी कंपनी सीज भी हो सकती है, आपकी कंपनी के ऊपर और भी काफी सारे ऑडिट हो सकते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहा गया है, यहाँ पर वर्स्ट रिजल्ट कहा गया है, वर्स्ट ऑडिट कहा गया है उस ऑडिट को जिसमें एडवर्स फाइंडिंग्स जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वो है हमारा टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, कि ऑडिट्स जो हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो गाइस सबसे पहला हमारे पास आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये है एक्सटर्नल ऑडिट्स। ऑडिट्स परफॉर्म्ड बाय आउटसाइड पार्टीज कैन बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन रिमूविंग एनी बायस इन रिव्यूइंग द स्टेट ऑफ कंपनीज फिनेंशियल्स। तो गाइस जब भी, अब देखिए मानिए एक यहाँ पर आपके पास कोई कंपनी है, तो आपने कंपनी में अलग अलग जो है वो एम्प्लॉइज लगा के रखे हुए हैं। तो एम्प्लॉइज क्या करेंगे आपका, कि अगर आप एम्प्लॉइज को लगा के रखे हुए हैं और इन्हीं एम्प्लॉइज को कल आप बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी का ऑडिट करें, तो हो सकता है इस ऑडिट में वो क्या करें कि जो उनका ऑफिसर अच्छा था या जिनसे उनको फायदा पहुंचता था, उनको वो बेनिफिशियल एक प्रकार का रिपोर्ट दे दें, जिनसे उनको बेनिफिट नहीं पहुंचता था, या जो उन्हें उनके काम को नहीं देखते थे, या उनके काम को ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करके उनके काम में मिस्टेक्स निकालते थे, हो सकता उनको कुछ लॉस प्रोवाइड कर दें या कुछ रॉन्ग डूइंग उनके खिलाफ दे दें। तो भाई यही कारण होता है कि जब भी ऑडिटिंग की बात आती है तो ये हमेशा एक ऐसा सीपीए होता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, मंगवाया जाता है, बाहर से बुलाया जाता है, जिसका उस बिजनेस के साथ किसी भी प्रकार का जो है वो लिंक ना हो। क्योंकि अगर लिंक नहीं होगा तभी वो देखेगा कि क्या उसे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और जो उसके पास एविडेंसेस हैं ये मैच कर रहे हैं, ये क्रॉस चेक करके देखता है क्या ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो गाइस क्या कह रहा है कि अगर हमारा आउटसाइडर या एक्सटर्नल ऑडिट होगा तो वो किसी भी प्रकार का बायसनेस जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। कह रहा है फाइनेंशियल ऑडिट्स सीक to identify if there are any material misstatements in the financial statements
तो ये जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है ये क्या देखता है कि क्या यहाँ पर कुछ मटेरियल, तो गाइस मटेरियल होती हैं जो जानबूझ के या जिन्हें हम देख सकते हैं, क्या कुछ जानबूझ के कुछ मिस स्टेटमेंट्स या मिस मैचेस तो नहीं किए गए इस प्रकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो गाइस क्या कह रहा है, एन अनक्वालिफाइड और क्लीन, तो अनक्वालिफाइड जो अप्रूवल होता है या रिपोर्ट होती है इसे हम क्लीन रिपोर्ट भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऑडिटर्स ओपिनियन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स विद कॉन्फिडेंस दैट द फाइनेंशियल्स आर बोथ एक्यूरेट एंड कंप्लीट। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तो अगर उसको जो है अनक्वालिफाइड अगर उसको अनक्वालिफाइड जो है अप्रूवल मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्लीन भी कहते हैं, तो क्लीन जब उसे मिलता है तो इससे क्या पता चलता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं या जितनी भी पार्टीज हैं उस बिजनेस के साथ डील करती हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो इसमें इंक्रीज हो जाता है। क्या कह रहा है, एक्सटर्नल ऑडिट्स देयरफॉर अलो स्टेक होल्डर्स टू मेक बेटर मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस रिलेटेड टू कंपनी बीइंग ऑडिटेड। तो जिस भी कंपनी का ऑडिट होता है उस कंपनी का जब ऑडिट अच्छे से होगा तो इससे ये पता चलता है कि उसने जितनी भी स्टेटमेंट्स मेंटेन की हुई थी क्या वो अच्छे ढंग से थी। अगर उसको सब कुछ अच्छा होता है तो उसे अनक्वालिफाइड अप्रूवल मिल जाता है, और इससे क्या होगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जितने भी उसमें आपके शेयर होल्डर्स हैं उन सब का विश्वास जो है, कॉन्फिडेंस उस कंपनी में इंक्रीज होगा, और इससे क्या होगा कि उस कंपनी का और भी बेटरमेंट होगा, उस कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, उस कंपनी में जो इंप्लॉइज हैं वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, और एट द एंड क्या होगा, अच्छी प्रोडक्शन होगी, अच्छी सेल होगी, और जो पूरा बिजनेस है उसको बेनिफिट मिलेगा। तो भाई ये रही बात जो है एक्सटर्नल ऑडिट की। अब हम देखेंगे इंटरनल ऑडिट। तो गाइस इंटरनल ऑडिट अगर हम कंपेयर करें एक्सटर्नल ऑडिट से तो ये इतना बढ़िया नहीं होता। इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, इंटरनल ऑडिट्स आर इम्प्लॉयड बाय द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम दे आर परफॉर्मिंग एन ऑडिट। तो गाइस इंटरनल ऑडिट क्या होता है कि मानिए एक आपकी यहाँ पर कंपनी है, मैंने आपको बता दिया कि उस कंपनी में जितने भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं उन्हीं इंप्लॉइज में से किसी एक को बोला जाता है कि तुम देखो कि ये जितना सारा पैसा लगाया है हमने या जितना हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, क्या ये रिकॉर्ड करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो वो ऐसा रिकॉर्ड या इस प्रकार की ऑडिट करेगा जिसको उसकी कंपनी को यानी अपनी कंपनी को फायदा हो। जो लूप होल्स हैं उनको वो नहीं बताएगा और जो उसके ब्राइट पॉइंट्स हैं सिर्फ वही दिखाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो लूप होल्स हैं उनके ऊपर काम नहीं किया जाएगा और ये कंपनी के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। एंड द रिजल्टिंग ऑडिट रिपोर्ट इज गिवन डायरेक्टली टू द मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट जो होती है वही अपॉइंट करती है उस ऑडिटर को, और ऑडिटर सारी रिपोर्ट तैयार करके फिर किसको देता है, उसी मैनेजमेंट को देता है। एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो गाइस अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कंसेप्ट अगर पॉलिटी या ऐसे भी पढ़ा हुआ है तो आपको ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी पता होना चाहिए। तो क्या होता है कि मानिए कोई एक बिजनेस है, तो यहाँ पर आपका एक बिजनेस है, तो बिजनेस का जो काम करने के लोग हैं वो एम्प्लॉइज इस साइड आ जाएंगे। इन सबको जो डायरेक्शंस देने वाली एक बॉडी बैठती है इसे कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जो है यहाँ पर आपका मैनेजमेंट आ गई, तो ये इसको और इसको ही जो है ये मैनेजमेंट कहा जाता है इस बिजनेस की। और जो भी यहाँ से रिपोर्ट तैयार होगी ये रिपोर्ट ऑडिटर देगा इस बॉडी को जो मैनेजमेंट होगी इस बिजनेस की। तो ये रहा इंटरनल ऑडिट्स का कंसेप्ट। तो एक्सटर्नल में क्या है कि आप पीसीए बुलाते हैं, पब्लिक सर्टिफाइड अकाउंटेंट बुलाते हैं, बाहर से बुलाते हैं। लेकिन इंटरनल ऑडिट में क्या करते हैं आप, आपका जो कंपनी के अंदर का ही आदमी है वही ऑडिट करता है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, ये है इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ऑडिट्स। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि ये जो हम ऑडिटिंग का चीजें पढ़ रहे हैं, या हमने GAAP पढ़ा, हमने GAPP पढ़ा, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जितने भी ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स हैं ये मैक्सिमम जो हैं ये यूएसए ने सेट किए हुए हैं। तो ये जो कंसेप्ट हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से ये इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ऑडिट जो होता है ये अमूमन इंडिया में नहीं बल्कि ये यूएस में ही होता है। लेकिन यहाँ से हो सकता है आपको टाइप्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने टाइप्स के ऑडिट्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 टाइप्स के लिखने हैं। तो ये जो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ऑडिट होता है इसको रूटीनली परफॉर्म करते हैं। इस प्रकार के ऑडिट्स क्यों परफॉर्म करते हैं कि जो एक्यूरेसी होती है टैक्स पेयर्स की रिटर्न्स की और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की, उसको देखने के लिए ये जो है ये ऑडिट्स परफॉर्म किए जाते हैं।
अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अब देखिए कोई एक बिजनेस चल रहा है, तो यहाँ पर आपके पास आईटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। ये इनकम टैक्स रेगुलरली टाइम टू टाइम देखता रहता है कि क्या इस कंपनी ने जो हमें टैक्स पे करना था, सरकार को पे करना था, क्या ये कंपनी कर रही है या नहीं कर रही है। क्या इस कंपनी ने जो रिटर्न लोगों से, अगर कोई एम्प्लॉइज इसमें काम कर रहे हैं या कुछ भी है, तो इसके जो जितना भी इसको टैक्सेशन सिस्टम में या रिटर्न सिस्टम में जितना भी कुछ करना चाहिए, जितने भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या ये उनको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। ये जो टाइम टू टाइम इसको ऑडिट करने का प्रोसीजर है, इसी को हम थर्ड टाइप में रखते हैं, जिसमें हम एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के बाद नहीं करते, बल्कि टाइम टू टाइम रेंडमली हम करते रहते हैं। उसी का नाम है यहाँ पर इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ऑडिट्स। तो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन द IRS ऑडिट्स अ पर्सन और कंपनी, इट यूजुअली कैरीज अ नेगेटिव कोनोटेशन एंड इज सीन एज एविडेंस ऑफ सम टाइप ऑफ रॉन्ग डूइंग बाय द टैक्स पेयर। तो गाइस जब भी इस प्रकार की ऑडिटिंग की जाती है, तो यहाँ पर माना जाता है कि ये एक कंपनी है, इसने पक्का ही पक्का जो है वो कोई ना कोई गड़बड़ी की हुई है, इसने जो है मिसमैच किया हुआ है, या इसने जितनी भी, या इसने अपनी कोई भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको इनकरेक्ट बनाया हुआ है। तो गाइस इस प्रकार की कैनोटेशन एक प्रकार का प्री कंसीव्ड आइडिया होता है इस ऑडिटर के दिमाग में, और ये ऑडिटर क्या करता है, फिर इसकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है, और फिर ये एट द एंड क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक भी चीज बता दूं, और कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन और भी लिखी है, हाउएवर, हालांकि बीइंग सिलेक्टेड फॉर एन ऑडिट, कि आपके बिजनेस को अगर एक ऑडिट के लिए सेलेक्ट किया जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बिजनेस जो है उसमें किसी प्रकार की रॉन्ग डूइंग है। तो गाइस काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, वो प्रिंसिपल अप्लाई होता है, कौन सा, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इनोसेंट की जब आप किसी भी क्राइम को कर देते हैं, जब तक वो क्राइम आपका जस्टिस या जुडिशियल सिस्टम उसको करेक्ट करार नहीं दे देता, उसको एक प्रकार का स्टंप नहीं लगा देता, तो तब तक आप इनोसेंट हैं। ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ अगर कोई चार्जेस लगे और आप क्रिमिनल हो गए, आप क्रिमिनल तब तक नहीं है जब तक जुडिशियल सिस्टम आपको क्रिमिनल ना कह दे। तो यहां पर भी वही बात की जा रही है कि अगर एक कंपनी को, किसी भी कंपनी को ऑडिटिंग के लिए जो है वो सेलेक्ट किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कंपनी में कुछ रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं। रेंडमली रॉन्ग डूइंग्स या उसकी कंपनी को क्वालिफाइड अप्रूवल तब मिलेगा जब ये रॉन्ग डूइंग्स उसकी कंपनी में अगर हुई हैं, उनको ये ऑडिटर जो है ये प्रूव कर पाता है। तो गई यहाँ पर एक लाइन आपको इंपॉर्टेंट और भी देखनी होगी, कि ये जो आपका है इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ऑडिट selection is usually made by random statistical formulas that analyze a taxpayer's the return and compare it to similar returns. A taxpayer may also be selected for an audit if they have any dealings with another person or company who was found to have tax errors on their audit. तो गाइस मानिए कि कंपनी, ऐसा नहीं है कि कोई जो भी आपका सीपीए होगा, सीपीए या फिर सरकार जो है, जो भी ऑडिटिंग अथॉरिटी है वो आपका ही ऑडिट कर रही है, वो अलग अलग कंपनीज का करेगी, वो ए का भी करेगी, वो बी का भी करेगी, वो सी का भी करेगी, वो डी का भी करेगी। तो हो सकता है ए और डी के बीच में कोई कनेक्शन हो और ए डी में किसी प्रकार का मिसमैच मिला है, तो यहाँ पर अगर इसमें मिसमैच मिलता है तो इसके साथ साथ जिसका कनेक्शन है, हो सकता है उसको भी ऑडिट के लिए जो है वो सेलेक्ट किया जाए। और अगर उसको किया जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे गाइस, इसे हम कहेंगे इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ऑडिट के अंडर इसको ऑडिट किया जाएगा। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखते हैं हम अब, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी यहाँ पर यह है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, कि किन चीजों को हम ध्यान में रख के बोलते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट बनी है या इनकरेक्ट बनी है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये जो है द पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। तो गाइज ये यूएस का एक बोर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये लगभग आपको इंटरनेशनल बॉडी ये देखने को मिलेगी। तो ये सिलेक्ट करता है, इसने प्रेस्क्राइब करे हुए हैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको मेंटेन करना पड़ता है, जो एक्सटर्नल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं पब्लिक कंपनीज को ऑडिट करने के लिए, वो किसने प्रेस्क्राइब किए हुए हैं, वो आपके किए हुए हैं PCAOB। तो गाइज PCAOB
PCAOB, यहाँ से आपको डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इसकी क्या फुल फॉर्म है? पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। तो इसने प्रेस्क्राइब किए हुए हैं क्या कि आपका जो एक्सटर्नल ऑडिट है किस प्रकार से होना चाहिए, किन किन प्रिंसिपल्स को दिमाग में रख के आपको एक्सटर्नल ऑडिट करना है। तो गाइस आपको यहाँ पे इस डेटे को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो 2012 तक का अभी अगर हम बात करें जो डेटा रिलीज हुआ है, तो पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड ने क्या किया है, इसके पास कुछ लगभग आपको 15 टाइप के स्टैंडर्ड्स मिलेंगे जो आपके SEC ने अप्रूव किए हुए हैं। SEC क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसे कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो ये यूएस का है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसके साथ रजिस्टर्ड है आपका कौन सा? ये PCAOB। and a number of interim standards that reflect generally accepted auditing standards as described in standards issued by the auditing standards board, which is part of the American Institute of CPAs, AICPA। तो गाइज आपको यहाँ पर मैं सुजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये सारी चीजें याद करें। आपको मोटे मोटे तौर पर क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि PCAOB की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ से है, SEC से है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। ये जो कमीशन है ये यूएस का है। तो इसी ने लगभग इंटरनेशनल लेवल पर ऑडिटिंग के क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, एक्सटर्नल ऑडिटिंग के, वो सारा जो है इसने डिसाइड किया हुआ है। और इंटरनल ऑडिटिंग क्या होती है उसके लिए एक कंट्री में सरकार अलग से नियम भी बना सकती है या उस कंपनी भी ये प्रेस्क्राइब कर सकती है कि किस प्रकार की इंटरनल ऑडिटिंग होगी। तो गाइस क्या कह रहा है? फॉर इंटरनल ऑडिटिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। तो यहां से आपको इंस्टीट्यूट से भी क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। तो इंटरनल ऑडिटिंग के लिए मैंने आपको बता दी है कि जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटिंग है उसके लिए प्रिंसिपल्स या मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, एक प्रकार का प्रोटोकॉल फॉलो करना है, वो कौन प्रेस्क्राइब करा है? वो किया है PCAOB। लेकिन जो हमारा इंटरनल ऑडिटिंग है इसको किसने किया हुआ है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। ये क्या प्रोवाइड करता है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस फ्रेमवर्क। और यही एक प्रकार की आपको गाइडेंस देगा कि किस प्रकार से आपको जो है ये इंटरनल ऑडिट करने हैं। तो गाइस यहां से भी क्वेश्चन अगर ज्यादा डेप्थ में पूछा जाता है पेपर में तो यहां से भी हो सकता है। सम ऑफ द गाइडेंस इज मैंडेटरी। अब इसने जो चीजें कुछ प्रेस्क्राइब की हुई हैं आपकी इंटरनल ऑडिट के लिए, वो कुछ एक कंपलसरी भी हैं और कुछ एक क्या है? व्हाइल अदर्स आर कंसीडर्ड स्ट्रांगली रिकमेंडेड बट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो गाइस कुछ एक चीजें जो हैं यहाँ पर आपको फॉलो करनी होंगी और कुछ एक अपनी कंट्री का भी जो लॉ बना हुआ है उसको भी फॉलो करना होगा। तो गाइस ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। अब मैं आपको कुछ MCQs बताऊंगा कि किस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो गाइस क्वेश्चन अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पर है डैश इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स और अ बिजनेस। तो यहाँ पर क्या है? सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। यहाँ पर और नहीं होगा, यहाँ पर आपका ऑफ होगा कि एक बिजनेस में जितने भी रिकॉर्ड्स या बुक्स मेंटेन की हुई हैं उनको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, उनके रिकॉर्ड का सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करने को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्या उसे ऑडिटिंग कहते हैं, क्या उसे वॉचिंग कहते हैं, क्या उसे वेरिफिकेशन कहते हैं, क्या उसे चेकिंग कहते हैं? तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा हमारा ऑडिटिंग। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑडिटिंग क्या होता है। जितना भी वहां पर बुक कीपिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इन सब का क्रॉस चेक करना, इन सब को टेस्ट करना, इन सब को इंट्रोस्पेक्ट करना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑडिटिंग। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट इशूड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको यहां बता दिया कि अभी रिसेंटली जो है GC मुर्मू जी को कैग बनाया गया। तो कह रहा है कि एक ऑडिट को करने के लिए अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कुछ इंस्ट्रक्शंस दे, उस प्रकार के ऑडिट को हम क्या कहेंगे? क्या उसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कहेंगे, फाइनल ऑडिट कहेंगे, मैनेजमेंट ऑडिट कहेंगे या गवर्नमेंट ऑडिट करेंगे? तो गाइस यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कैब है ये कौन सी बॉडी है। अगर ये सरकार की बॉडी है यानी एक सरकारी मुलाजिम है, सरकारी एम्प्लॉय है, तो अगर ये इंस्ट्रक्शन देता है तो ये कौन सा ऑडिट होगा हमारा? ये गवर्नमेंट ऑडिट होगा। गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय।
तो यहाँ पर अगर आपने ये अभी देखो आपने ये कंसेप्ट डिटेल में पढ़ा है तो आपको ये सारा पता चल रहा होगा कि इंटरनल ऑडिट को कौन सा इनमें से कौन से ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्या मैनेजमेंट उसे अपॉइंट करती है, शेयर होल्डर करता है, गवर्नमेंट करता है, स्टैट्यूटरी करता है। तो गाइस अगर आपके पास कंसेप्ट है, आपने एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसका कंसेप्ट जो है आपको क्रिस्टल क्लियर है, तो आपको उस क्वेश्चन में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए उस टॉपिक में से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन है आपके पास, मैनेजमेंट करती है, शेयर होल्डर करते हैं, गवर्नमेंट करती है, स्टैट्यूटरी बॉडी करती है। इसका आंसर देखते हैं हम। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ बता दूं कि जो एक्सटर्नल हमारा ऑडिटर होगा वो हमारा बाहर का होगा, वो हमारा सीपीए होगा, सीपीए यानी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। और जो हमारा इंटरनल ऑडिटर होगा ये सीपीए नहीं होगा। इसको कौन अपॉइंट करेगा गाइस? इसको करेगा मैनेजमेंट करेगा। तो गाइस आप ये जो छोटी छोटी लाइनें देख रही हैं ये स्वेटिंग हो रही है और ये जो मेरा डिजिटल राइटिंग पैड है उसके ऊपर पड़ी हुई है और यही कारण है कि ये आपको लाइनें देखने को मिल रही हैं, तो इसके लिए सॉरी। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। तो गाइस ये थे हमारे आज के इस टोटल जो हमारा वीडियो था, इसमें हमने किस प्रकार का ऑडिट क्या होता है हमने कंप्लीट देखा कि पर्टिकुलरली जो हमारा फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है। तो गाइज आई होप कि आपको ये सारा जो कंसेप्ट है ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने कुछ एमसीक्यूज भी देखे। तो गाइज आई होप कि आपको एमसीक्यूज भी अच्छे से समझ आ गए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, आप लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि अभी भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन है या डाउट है तो गाइज आप इस व्हाट्सएप नंबर का भी हेल्प ले सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप almightyguidance@gmail.com आप इस पर मेल भी कर सकते हैं। गाइज हर एक वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर में जाना है और वहां से टेलीग्राम को डाउनलोड करना है। इसका ये बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो शेयर किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में। जो बुक्स होती हैं गाइज वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। जो करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स होती हैं वो भी आपको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलेंगी। गाइज इसके अलावा भी काफी सारी चीजें जो हैं मेरे पास होती हैं, मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो गाइज आप फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी शेयर की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हर एक आप इसी प्रकार से हर एक वीडियो का क्वालिटेटिव नॉलेज लेकर अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठकर क्लियर करें तो गाइज आपको क्या करना है, जितने भी गरीब बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, उन तक इस प्रकार की वीडियोस या पीडीएफ्स को पहुंचाना है, शेयर करना है। और खुद आपको क्या करना है, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद गाइज आपको रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी नई वीडियो या इन्फॉर्मेशन हो वो तुरंत आपके पास एक मैसेज या अलर्ट के रूप में आ जाए। तो गाइज वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।